हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। लंबे अरसे के बाद उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आज के जो ब्लॉग है ये आप सभी के लिए बड़े ही फायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू के पूरी व्लॉग देखिए, फिर बताइए कैसा लगा। एनीवे, तो दोस्तों, जब मैं क्लास 3 में था तो मेरे बाबा हमेशा एक बात कहा करते थे, यानी मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा, योर हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों, मैं क्लास 3 में था, मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं बाबा को पूछता था कि बाबा व्हाट डज इट मीन, हेल्थ इज वेल्थ, क्या है ये, क्या मतलब है हेल्थ इज वेल्थ। तो फिर बाबा मेरे को समझाते थे कि देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास अच्छी सेहत है यानी वो तुम्हारे लिए संपत्ति है, यानी तुम्हारे सेहत ही तुम्हारे संपत्ति है। अगर आपके पास अच्छी सेहत है तो वो आपके लिए एक संपत्ति जैसा है, मेरे बाबा बोलते थे। और साथ ही में बोलते थे कि तुम चाहे कितना भी अपने सेहत के लिए सतर्क रहो, कितना भी केयरफुल रहो, मगर अल्लाह चाहेगा तो बड़ी से बड़ी बीमारी दे सकते हैं। फिर भी तुम्हें हमेशा सेहत के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छी सेहत होगी तो तुम जिंदगी में मेहनत कर लोगे, पैसा कमा लोगे। तो दोस्तों, मैं बचपन से ही अपने सेहत के लिए बहुत सतर्क हूँ, बहुत केयरफुल हूँ। मेरे जो करीबी दोस्त थे, वो चाहे असम से हो या यूपी, बिहार, कोलकाता और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मैं जॉब करता था, तो मेरे सारे करीबी दोस्तों को पता है कि मैं अपने सेहत के लिए बहुत ही केयरफुल हूँ, बहुत ही सतर्क हूँ। तो दोस्तों, इतना सतर्क रहने के बावजूद मैं जिस बीमारी से लड़ के आया हूँ, आप लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों ने थंबनेल्स देखे होंगे, टैग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं फिलहाल लड़ के आ रहा हूँ मंकी पॉक्स से। मंकी पॉक्स, जो कि मैं जस्ट 2 महीना पहले नाम सुना था, जस्ट 2 महीना पहले नाम सुना था मैं मंकी पॉक्स के बारे में, और 2 महीने बाद मैं खुद मंकी पॉक्स का पेशेंट बन चुका हूँ, बन गया था, अभी तो फिलहाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, मैं मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगा, किस तरह से आया मेरे पास, फिर क्या क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, फिर क्या हुआ, फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और यह ज़िंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ, सारे के सारे ज़िंदगी में पहली बार मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, ये बड़े इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं मंकी पॉक्स के बारे में शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो, जस्ट 1 मिनट, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो हॉस्पिटल किस तरह का था, किस तरह का खाना पीना थे वहाँ पे, किस तरह का फैसिलिटी था, हॉस्पिटल किस तरह के थे, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। वो 1 मिनट का वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद फिर मैं मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल्स बात करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا. तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है 4 अगस्त महीने के 4 तारीख मेरे बॉडी पे एक पिंपल्स जैसा दिखता है, बॉडी के लोअर पार्ट में, नेवल के नीचे, नाभि के नीचे, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, नाव बोलता होगा शायद, क्योंकि मेरा हिंदी वीक है, मैं तो आसामीस हूँ। एनीवे दोस्तों, नेवल के नीचे प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक पिंपल सा दिखता है, ये 4 अगस्त को। तो फिर मुझे लगता है कि पिंपल्स है और क्या है, क्योंकि इस तरह का पिंपल्स कभी मेरे बॉडी पे आए नहीं है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैंने अंदाज़ा में सोचा कि यार पिंपल्स ही होगा, बाकी तो क्या होगा। मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, तो बस मैं चलता रहा। ये फिर आहिस्ता 10 अगस्त तक आ गए। 10 अगस्त के बाद मैंने देखा कि ये पिंपल जो है, पहले एक था, ये अभी 2-3 जैसा दिख रहा है, ये फैलता जा रहा है। तो फिर दोस्तों 12 अगस्त को, यानी 4 तारीख से 12 अगस्त को ये पिंपल्स मतलब टोटल 4 हो गए। और जो सबसे बड़ा था, जो स्टार्टिंग में थे, उस पिंपल के अंदर काला भी दिख रहा है। और ये मुझे बैक पेन भी होने लगा, और थाइस का जो जॉइनिंग है, दोनों थाइस का जॉइनिंग में भी दर्द होने लगा, पेन होने लगा। तो फिर मैं फार्मेसी से पेन किलर लिया, पेन के गोली ली। तो मैंने 12, 13, 14 तक मैंने खाया, कुछ ना हुआ। 14 को मैं ड्यूटी में था, मेरा ड्यूटी है एयरपोर्ट में, जानते हैं आप लोग। तो 14 को मैं ड्यूटी में था और दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर मैं तुरंत चला गया एयरपोर्ट में जो हॉस्पिटल है, वहाँ चला गया डॉक्टर के पास। एक लेडी डॉक्टर थे, डॉक्टर ने देखे, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया। वो कह रहे ये आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा या तो एक्सरे करवाना पड़ेगा, आप किसी बाहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो फिर दोस्तों 14 अगस्त को मैं ड्यूटी से सीधा किसी एक बड़े हॉस्पिटल में जाता हूँ। जो मेरे दोस्त शारजा में रहते हैं उनको पता है, एनएमसी मेडिकल सेंटर, एनएमसी हॉस्पिटल भी है, बट मैं जाता हूँ एनएमसी मेडिकल सेंटर, जो शारजा रोला में है, बड़ा है, फेमस भी है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं। तो एनएमसी मेडिकल सेंटर में जाने से पहले हमारे कंपनी के जो ड्राइवर है, वो मेरे को बता रहे थे कि तुम बुर्जिल जाओ, यहाँ शारजा में और एक हॉस्पिटल है, बहुत स्पेशल है, बुर्जिल हॉस्पिटल। तो मुझे लगा यार पिंपल्स है, इतना बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, बस हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जाता हूँ 14 अगस्त को एनएमसी में डॉक्टर के पास। मैं रिसेप्शन पे जाके डिटेल्स बताता हूँ, फिर वो मुझे रिसेप्शन से वो मुझे भेज देते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास। तो डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको दवाई देता हूँ, आप ले लो 2-3 दिन, फिर सही हो जाएगा। तो दोस्तों डॉक्टर मुझे 2 दिन की दवाई देते, मैं फिर वापस आता हूँ, 2 दिन में दवाई लेता हूँ, 2 दिन के बाद कुछ ना होता है, और 2 दिन मेरा छुट्टी होता है, सिक लीव होता है। 2 दिन के बाद मैं फिर जाता हूँ, फिर डॉक्टर बोलते हैं ये इन्फेक्शन तो बहुत फैल गया, ये पिंपल्स नहीं है। डॉक्टर भी एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे क्या है, वो कह रहे इन्फेक्शन है, शुरू से ही डॉक्टर कह रहे इन्फेक्शन है। तो जब 2 दिन बाद गया, मैं दवाई लेने के बाद कुछ ना हुआ,
फिर वो कह रहा है इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है तो मैं इसको सर्जरी कर देता हूँ, मैं इसको ऑपरेशन कर देता हूँ, काट देता हूँ, काट के जो अंदर में जो काला काला दिख रहा है जो इन्फेक्शन है उसको मैं निकाल देता हूँ। मैंने बोला जो आप चाहे, आप डॉक्टर हैं, मैं क्या बोलूँ। फिर डॉक्टर मुझे लेके जाते ऑपरेशन रूम पे, साथ में एक नर्स भी होती है, और पहले वो मुझे एक इंजेक्शन देते, फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। पूरी तरह से बेहोश नहीं है, हल्का हल्का मेरे को सेंस रहता है, बट मैं थक जाता हूँ बहुत। फिर डॉक्टर उसको काटते हैं, वो काट के फिर बोलते कि जो इन्फेक्शन था अंदर, जो काला काला था, जो गंदगी थे, मैं उसको निकल दिया, ये अभी सही हो जाएगा। तो ये लगभग 20 से 25 मिनट लगता है, और ऑपरेशन के बाद लगभग 30 मिनट में वहाँ पे लेटे रहता हूँ। डॉक्टर एडवाइस देते मेरे को कि आप लेटे रहो लगभग आधा घंटा। उसके बाद फिर और बहुत सारे मेडिसिन देते, फिर दवाई लेके मैं सीधा टैक्सी पकड़ के आ जाता हूँ अपना एकोमोडेशन। डॉक्टर बोलते हैं 3 दिन दवाई लो, 3 दिन बाद फिर से मिलो। तो दोस्तों 3 दिन दवाई लेने के बाद ये जो पिंपल्स टाइप का थे ये मेरे बॉडी पे आने लगा। पहले तो नेवल के नीचे 3-4 थे, उसके बाद 3 दिन बाद ये मेरा सिर पे भी 2 जगह आ गए, मेरा गर्दन पे आ गए, कंधे पे आ गए, और दोनों बाजू में आ गए, शोल्डर पे आ गए। तो 3 दिन बाद अब फिर ये मुझे एहसास हो गया, नहीं ये पिंपल्स तो नहीं है, पिंपल्स तो इस टाइप का नहीं होता है, ये और कोई बीमारी होगा। फिर मैं गया कंपनी के मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट ने मुझे चेक किए। फिर मैनेजमेंट मुझे, कंपनी के मैनेजमेंट जो HR मैनेजर है, सभी ने मुझे एडवाइस दिए कि आप एक काम करो, आप डॉक्टर चेंज करो, आप जो बुर्जिल। दोस्तों ये वही बुर्जिल है जो मेरे कंपनी के ड्राइवर पहले मुझे बताए थे कि तुम बुर्जिल जाओ। तो कंपनी ने मुझे एडवाइस दिया कि तुम बुर्जिल हॉस्पिटल जाओ, ये बहुत ही स्पेशल है, शारजा में है। तो फिर गया मैं बुर्जिल में जाने के बाद एक डॉक्टर से मिला मैंने, डॉक्टर राजदीप गुप्ता इंडियन है। बड़ा लंबा बातचीत हुआ उनके साथ, 20-25 मिनट, बहुत कुछ पूछे, बहुत से बातें पूछे। उसके बाद फिर डॉक्टर राजदीप, उनके एक कलीग्स है, लेडी है, वो भी इंडिया से है, वो अपने कलीग्स को बुलाते, फिर उस मैडम ने फिर दोबारा मुझे चेक करते हैं। उसके बाद वो मैडम मुझे अपने चैम्बर पर बुलाते, फिर वो मुझे बहुत से दवाई देते और एक पेपर भी देते। उस पेपर में लिखा होता है कि सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स। तो उस पेपर लेके वो मुझे चेकअप के लिए किसी और हॉस्पिटल भेजते, और वो मुझे बताते कि देखो ये जो पिंपल्स है ये मंकी पॉक्स जैसा दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेडी है, कि 100% मंकी पॉक्स ही होगी, क्योंकि लोगों को फीवर होते हैं, कॉफ, बहुत से बीमारी होते हैं, बट हर एक बुखार कोविड नहीं होती। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये 100% मंकी पॉक्स ही है, बट मंकी पॉक्स जैसा दिख रहा है तो आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। तो मुझे बहुत से दवाई देते और एक पेपर देते। और शारजा में 2 बड़े हॉस्पिटल है, एक है कुवैत हॉस्पिटल, एक है अल कासिमी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है। तो मैडम बोलते कि ये मंकी पॉक्स के जो चेकअप है ये हमारे पास नहीं होते, तो वो मुझे अल कासिमी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते पेपर देके। तो उस पेपर को लेके मैं फिर आता हूँ अल कासिमी हॉस्पिटल में। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जब मैं रिसेप्शन पे आके उस पेपर को देता हूँ, रिसेप्शनिस्ट पढ़ के देखते हैं कि सस्पेक्टेड एज ए मंकी पॉक्स, वो फिर डर जाते, वो खड़े हो जाते। वो पाकिस्तानी थे, वो फिर मेरे को लेके जाते, जो वेटिंग एरिया है, किसी एक कोने में बिठा देते, फिर बोलते सर जब तक मैं आपको ना नहीं बुलाता आप यहीं पे बैठे रहे, आप मत उठिए। वो बहुत डर जाते हैं। अब मैं खुद सरप्राइज हूँ कि यार इतना बड़ा बीमारी है भाई, पहले चेकअप तो कर लो, सैंपल ले लो, फिर देखा जाएगा। तो दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद नर्स आते मेरे पास, नर्स आके मुझे बुलाते, नर्स लेके जो फॉर्मल चेकअप होता है वो चेकअप करते हैं, टेम्परेचर वगैरह, फिर पूछते हैं बुखार उखार क्या है ना है, पेपर देखते हैं। फिर वो नर्स मुझे लेके जाते हैं किसी और रूम पे। थोड़ी देर बाद फिर डॉक्टर आते, डॉक्टर आके मुझे चेक करते, हलचल पूछते हैं क्या है ना है। उसके बाद वो बोलते ठीक है हम सैंपल लेंगे। फिर डॉक्टर आके मेरे से सैंपल लेते, 3 जगह से सैंपल लेते। एक तो यहाँ पे एक पिंपल था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था।
तो 3 जगह से डॉक्टर सैंपल लेते। उसके बाद फिर मैं सैंपल लेने के बाद मैं निकलना चाहता हूँ, डॉक्टर बोलते हैं नो, यू कांट गो आउटसाइड, वी कांट अलाउ यू टू गो टू इन योर कंपनी और एकोमोडेशन। तो कह रहे जब तक रिजल्ट ना आ जाए तो हम तुमको नहीं जाने देंगे, ये गवर्नमेंट का रूल है, आपको रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो मैं शॉक्ड हूँ। मैं गया था तो डॉक्टर के पास, मैं फिर बोलता हूँ रिजल्ट कब आएगा? वो कह रहे रिजल्ट कल आएगा। तो मैं बोला फिर मेरा खाना पीना कपड़े वपड़े, मैं तो जस्ट सिंपल एक पतला सा एक टी शर्ट पहन के गया था, एक ट्राउजर लगा के। वो कह रहे डॉक्टर कह रहे एवरीथिंग आई विल अरेंज, डोंट वरी। तो दोस्तों उसके बाद तब टाइम होता है रात के 8:30। फिर एक नर्स आती है मेरे पास। वो नर्स आके एक सुई फिक्स करते यहाँ पे, जो आपने थंबनेल्स पे देखा होगा, तो उस टाइप का एक सुई यहाँ पे फिक्स करते मेरा। और फिर वो आके मुझे एक इंजेक्शन लगाते। ये सिंपल इंजेक्शन नहीं है कि तुरंत डाल दिया निकल लिया, ये 1 घंटा वाला। तो मैं एक बड़ा सा बोतल लेके आता है। मैं पूछता हूँ कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक? वो कह रहे ये लगभग 1 घंटा लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं क्या बोलूँ, नर्स है। तो फिर वो मुझे इंजेक्शन लगा देते। इंजेक्शन लगा के फिर वो चली जाती वहाँ से। और रूम पे मैं अकेला, और दरवाज़ा भी बंद। हल्का सा दरवाज़ा खुला है, बाहर से आवाज़ आ रहा है, बट अंदर से बाहर आवाज़ नहीं जाते। तो दोस्तों ये ज़िंदगी में पहली बार मैं हॉस्पिटल में हूँ और ये इंजेक्शन ले रहा हूँ मैं। इससे पहले जो मैंने इंजेक्शन लिया था वो सिर्फ था वैक्सीन, जो कोविड का वैक्सीनेशन था वो मैंने लिया था। उससे पहले मैं किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं लिया। और ये तो ये लंबा वाला इंजेक्शन 1 घंटा लगेगा। तो दोस्तों मैं लेटा हुआ था, नर्स इंजेक्शन लगा के चली गई। तो बोतल लगभग ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों जब इंजेक्शन का बोतल ख़त्म होने लगा तो मुझे लगा यार बोतल ख़त्म हो जाएगा, तुरंत निकलना पड़ेगा यहाँ से सुई, नहीं तो फिर मेरा बॉडी से ब्लड जाएगा पाइप से। मुझे तो, मैं पहली दफ़ा लिया हूँ, मुझे तो इससे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो बोतल ख़त्म होने से पहले मैं चिल्लाने लगा कि मैडम मैडम, नर्स, डॉक्टर, एनीबडी इज देयर। तो कोई नहीं आ रहा है। मुझे भी डर लग रहा है कि यार बोतल ख़त्म होने जा रहा है, कहीं मेरा बॉडी से पाइप से फिर ब्लड ना निकल जाए। तो दोस्तों बोतल ख़त्म हो गया। मैं फिर देखते रह गया कि ब्लड ना जाए। तो मैंने नोटिस किया नहीं, ब्लड नहीं जा रहा है। और फिर भी मैं चिल्लाता रहा, अंदर से मैं बुलाता रहा मैडम, नर्स, एनीबडी इज देयर। तो कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि बाहर से रूम के अंदर से बाहर आवाज़ नहीं जाता है, बाहर से आवाज़ अंदर आते हैं। हल्का सा दरवाज़ा खुला है। तो लगभग 15 मिनट हो जाता है लगभग। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे बॉडी से ब्लड जाने लगता है पाइप से। फिर मैं डर जाता हूँ। फिर मैं खुद उठता हूँ। मैं उठ के एक हाथ से बोतल पकड़ता हूँ, फिर जाता हूँ मैं दरवाज़ा के पास, पैर से मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, फिर जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि एनीबडी इज देयर। फिर एक नर्स भाग के आती है, फिर आके वो इसको रिमूव कर देते पाइप। तब तक पाइप में ब्लड आ चुका है, फिर वो फेंक देते। फिर वो कह रहे आई एम सॉरी, मैं दूसरे पेशेंट के साथ बिजी था। तो मैं बोला यार चलो कोई बात नहीं है। तो मैं फिर लेट जाता हूँ। 5-7 मिनट बाद वो फिर से आती है, दूसरा एक बोतल लेके आती है, वो फिर से लगाते। तो मैं बोलता हूँ हाउ लॉन्ग विल इट टेक? वो कह रही है लगभग आधा घंटा। तो फिर मैं बोलता हूँ कि आधा घंटा बाद आप यहाँ पे आ जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि बोतल ख़त्म हो जाए, यहाँ पे कोई ना हो। वो कह रहे नो नो, आई विल कम बैक। तो इस बार क्या होता है, आधा घंटा बाद वो आ जाती है और खोल देती है। उसके 5-7 मिनट बाद वो नर्स फिर से आ जाती है, एक बड़ा सा बोतल लेके आती है, लगभग 2.5 किलो का होगा। देख के मैं डर जाता हूँ, यार ये क्या है। फिर मैं बोलता हूँ कि कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे लगभग 2.5 घंटा लगेगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये जो सुई है आप यहाँ से निकल दो इसको, क्योंकि ये मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, मुझे पेन भी हो रहा है, और मैं बॉडी को खुजाना होता है, हाथ को यूज़ करना होता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को। आप इसको रिमूव करके यहाँ पे लगा दो। वो कह रहे नहीं है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, हम यहीं पे डालेंगे। मैं बोलता हूँ चलो यार क्या कर सकते हैं, नर्स है। तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। वो जो 2.5 लीटर वाला बोतल है वो फिर यहीं पे डालते हैं। मैं लेटे रहता हूँ। दोस्तों ये लगभग रात के 2 बज जाते हैं, 2 AM, तब जाके ये बोतल ख़त्म होता है। बोतल ख़त्म होने जाते हैं, फिर मैं चिल्लाता हूँ कि मैडम मैडम, नर्स, एनीबडी इज देयर। कोई नहीं आते हैं। फिर ये पहले जैसा लगभग 10-15 मिनट हो जाते, कोई नहीं आते।
फिर मैं देखता हूँ कि पाइप से ब्लड जाने लगता है। फिर मैं बड़ा मुश्किल से उठता हूँ। उठ के मैं फिर बोतल पकड़ के दरवाजे के सामने जाता हूँ, फिर चिल्लाता हूँ। फिर नर्स आते हैं, फिर नर्स के साथ थोड़ा बहस हो जाते मेरा। फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। फिर मैं बोलता हूँ उनको कि दिस इज नॉट अ सर्विस, दिस इज नॉट, यू आर नॉट केयरिंग मी, यू आर गिविंग मी पनिशमेंट। मैं थोड़ा उसके साथ रूड बिहेव करता हूँ। तो फिर मैं पूछता हूँ कि और मेडिसिन है? वो कह रहा हाँ और एक मेडिसिन है। तो मैं बोलता हूँ कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगा, मेरा रिजल्ट का क्या हुआ? वो कह रहा रिजल्ट कल आएगा। तो मैंने बोला रिजल्ट कल आएगा, अभी तो मैं सस्पेक्टेड हूँ, मंकी पॉक्स पॉजिटिव तो नहीं आया ना, तब इतना मेडिसिन क्यों दे रहा है? और मुझे डॉक्टर से बातें करना है, मैं पहले डॉक्टर से बात करूंगा, उसके बाद मेडिसिन लूंगा। अभी मैं मेडिसिन नहीं लूंगा क्योंकि अभी मेरा हाथ बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरा बॉडी अभी मेडिसिन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये मैं जिंदगी में पहली दफ़ा ले रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी मुझे रेस्ट चाहिए। तो नर्स भी थोड़ा बहस करती है मेरे साथ, बट मैं बोलता हूँ कि आई विल नॉट टेक एनी मेडिसिन, आई विल नॉट टॉक विद डॉक्टर। फिर वो कहती है कि अभी डॉक्टर नहीं है, रात के 2 बजे। मैंने बोला व्हाई देयर, इट्स ए बिग हॉस्पिटल, व्हाई देयर इज नॉट डॉक्टर? फिर वो कह रहे एक डॉक्टर है इमरजेंसी में। मैंने बोला बुलाओ उनको, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। फिर डॉक्टर आते हैं, वो शेख है, अरबिक है। फिर मैं उनको डिटेल्स बताता हूँ कि ये मसला है। वो मैडम इंजेक्शन लगाती, फिर चली जाती, फिर पाइप से ब्लड आ जाती है। फिर मैं कहता हूँ यहाँ से निकालो, कहीं और पे लगा दो, मुझे दिक्कत हो रहा है। वो सुन ही नहीं रहा है, मेरा बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है मेडिसिन। अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वो मेरे को पूछती भी नहीं है कि आप कंफर्टेबल फील कर रही हो या कुछ नहीं पूछ रहे। वो सीधा आते हैं, सिर्फ इंजेक्शन डालते हैं, कुछ नहीं पूछ रहे। तो मुझे तो तकलीफ हो रहा है ना, मैं अभी नहीं लूंगा मेडिसिन। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको हम और मेडिसिन नहीं देंगे। तो फिर डॉक्टर चले जाते हैं। 15-20 मिनट बाद वो नर्स फिर से आती है। तो वो बोलते हैं कि हम आपको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैंने बोला क्यों? वो कह रहे हैं आप मंकी पॉक्स के सस्पेक्टेड हो, कि यहाँ पे शारजा में एक हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट है, कोई भी मंकी पॉक्स का सस्पेक्टेड हो या मंकी पॉक्स का पेशेंट हो तो सभी को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों रात के 3 बजे अलकासिमी, शारजा अलकासिमी हॉस्पिटल से मुझे हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से ट्रांसफ़र किया जाता है अल क्वाइन शारजा से लगभग 1 घंटा के दूरी पर है। वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, शेख खलीफा बिन जायद, एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल के साथ ही में मंकी पॉक्स के पेशेंट के लिए एक बढ़िया सा हॉस्पिटल बनाया है, लगभग 500 बेड का, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। तो दोस्तों फिर वहाँ पे डाल देते हैं। उस दिन था 19 अगस्त। ये जिस रात के बारे में बता रहा हूँ वो 19 अगस्त के नाइट के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो 19 अगस्त नाइट को मुझे ट्रांसफ़र किए हैं ऐसे मंकी पॉक्स, सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स बोल के अल क्वाइन के हॉस्पिटल में। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बाद 20 अगस्त सुबह में, सुबह के टाइम बिल्कुल 4 बजे एक डॉक्टर आते हैं। वो आके मेरे को पूछते हैं, डिटेल्स लेते हैं कि पिछले 1 महीने मैं कहाँ गया था, कहीं पे ट्रैवल किया ना किया, कैसे लोगों से मिला, क्या हुआ ना हुआ, डिटेल्स पूछते हैं। मेरा जॉब है एयरपोर्ट में, शारजा एयरपोर्ट में। वो पूछते हैं किस तरह से लोगों से मैंने मिला, जिन लोगों से मैंने मिला क्या उन लोगों के बॉडी में इस तरह का पिंपल्स वगैरह थे? तो मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं थे। और मेरा जो सिर्फ पिंपल्स है, ये पिंपल्स छोड़ के मेरे बॉडी में और किसी भी तरह का तकलीफ नहीं है, ना बुखार ना कुछ, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है। और इस पिंपल के वजह से मेरा थोड़ा बैक पेन है और दोनों थाइस के जॉइंट पे पेनिंग है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि वैसे तो आपके पास पिंपल छोड़ के और कोई सिम्टम्स है ही नहीं, तो फिर भी अगर आपने सिंपल दिए हो तो जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर वहाँ पे बोलते हैं कि 3 या 4 दिन के बाद आपके रिजल्ट आएगा। तो चौथे दिन मेरे पास रिजल्ट आते हैं। और ये जो चौथा दिन था इसके अंदर मतलब काफ़ी लोगों का फ़ोन आए मेरे पास, यानी एक जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से काफ़ी दफ़ा फ़ोन आए कि आप कहाँ ट्रैवल किए हो, कैसे कैसे लोगों से मिले, क्या है ना है, खाने पीने की तकलीफ क्या है ना है, बहुत से। और अपना जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो तो फ़ोन करते ही थे, जाहिर सी बात है भाई, कंपनी का भी एक होता है कि इतने सारे स्टाफ है कि क्या होगा, पॉजिटिव आए ना आए, कंपनी का तो एक फ़िक्र होता है, घर वालों को भी फिक्र है। तो दोस्तों चौथे दिन जाके मेरा रिजल्ट आता है और नर्स बताते हैं कि यू आर पॉजिटिव मंकी पॉक्स। और तब तक ये जो चौथा दिन है, जब तक मेरा रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव, तब तक ये जो मेरे पिंपल्स थे बॉडी पे
लगभग सूख जाता है। जो 5-6 जो मेरे बॉडी में थे ये लगभग ऑलमोस्ट 80% सूख जाता है। जो मेरा नाव के नीचे थे, नवल के नीचे जो थे 3-4 इकट्ठा था, और वैसे भी आपको बताया मैंने कि एनएमसी में वो काटे थे, तो वहाँ पे थोड़ा ताज़ा ताज़ा घा टाइप का रहता है, बाकी सारे बॉडी का सूख जाता है। फिर शुरू हो जाता है वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिसिन वगैरह देते हैं, हमेशा नर्स आती है, चेकअप करती है, ये वो बहुत। तो दोस्तों, और लगभग 4-5 दिन के बाद मैं टोटल क्लियर हो जाता हूँ, मेरे बॉडी में किसी भी तरह का ये पिंपल्स नहीं रहता है। तो फिर मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि अभी तो मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं नहीं, आपके बॉडी में नहीं है, फिर भी आपको 21 दिन रहना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई मेरे बॉडी में कुछ है ही नहीं, मैं टोटली फिट हूँ, तो फिर मैं 21 दिन क्यों हॉस्पिटल में रहूँ, ये तो फालतू का है, ज़रूरत ही नहीं है। फिर दूसरे डॉक्टर से बातें करता हूँ मैं, फिर वो कहते हैं नहीं, ये जब आपके बॉडी में सिम्टम्स आए, जब पिंपल्स का शुरुआत हुआ, जैसा कि आपको बताया मैंने 4 अगस्त से शुरुआत हुआ, वो कह रहे थे कि 4 अगस्त से लेकर 21 दिन, हम 4 अगस्त से काउंट करेंगे, 21 दिन हो जाएगा, फिर आपको हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो दोस्तों 4 अगस्त से काउंट करके 21 दिन हो जाता है, मेरे बॉडी में कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो लोग डिस्चार्ज नहीं करते मेरे को। फिर मैं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात करता हूँ, मैनेजमेंट को बताता हूँ कि मेरा कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, जो पिंपल्स वगैरह थे वो भी नहीं है, सारे सूख गए। तो मैनेजमेंट कह रहे देखो अभी तुम हमारे हाथ में नहीं हो, तुम हमारे अंडर में नहीं हो, अभी तुम गवर्नमेंट के अंडर में हो, अभी एज पर गवर्नमेंट जिस तरह का ट्रीटमेंट वो लोग देंगे, जितने दिन आपको रखेंगे हॉस्पिटल, आपको रहना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अब कंपनी क्या कर सकते हैं, कंपनी के हाथ में हो नहीं है। तो दोस्तों तो 19 तारीख से लेकर मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ 3 सितंबर को मुझे डिस्चार्ज कर देते, और 3 सितंबर को मेरा जो पिंपल्स वगैरह है बिल्कुल ही नहीं है, मैं टोटली फिट हूँ। फिट तो मैं शुरू से हूँ, किसी भी तरह का ना बुखार ना कुछ, किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है मेरे पास, बट सिर्फ पिंपल्स था। और ये आखिर का जो 5 दिन था, आखिर का 5 दिन बिल्कुल ही बेकार, कोई ज़रूरत नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने का, बट ये गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, रहना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था मंकी बॉक्स का कहानी। जो नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, सबका कहना है कि बहुत बड़ी बीमारी है, सब लोग बहुत डर रहे थे, बट जहाँ तक अब मैं खुद पेशेंट हूँ, जो मैंने रियलाइज़ किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। बट ये है कि जब से आपके बॉडी में ये सब पिंपल्स वगैरह आएगा, और अगर ये मंकी पॉक्स होगा तो 21 दिन तक आपके बॉडी से किसी और के बॉडी में जाने का चांसेस होता है। ये फैलता बहुत है। डॉक्टर का कहना है कि ये सिम्टम्स आने के बाद से लेकर 21 दिन तक स्प्रेड होते रहता है, बहुत तेज फैलता है। बट दोस्तों मेरा बॉडी में शुरुआत हुआ 4 अगस्त को, मैं हॉस्पिटल गया 14 अगस्त को। ये 4 से लेकर 14 तक इतने दिन में मेरा रूम पार्टनर मेरे साथ में थे, मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, साथ में घूमते थे, खाते थे, किसी को कुछ ना हुआ। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है किस टाइप का मंकी पॉक्स है। और मैं जितने भी लोगों से मिला पिछले 1 महीने में, मैं पिछले 1 महीना हो 2 महीना हो, इस तरह का किसी भी लोगों को मैंने नहीं देखा कि किसी के बॉडी पे इस तरह का पिंपल्स वगैरह है, कुछ भी नहीं है। और पिछले 1 महीने से मेरा तबीयत बिल्कुल फिट है, मुझे ना किसी भी तरह का बुखार, ना हेडेक, ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट आप पता नहीं है, ये लोग सैंपल लिए, सैंपल में कैसे आ गया कि मंकी पॉक्स है। और मंकी पॉक्स मुझे नहीं लगता कि मंकी पॉक्स एक बहुत बड़ा बीमारी है, क्योंकि मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं खुद आया हूँ लड़के। और जितने दिन हॉस्पिटल में था ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत बड़ा बीमारी था, अच्छा नहीं लग रहा था। बट हाँ कि एक बहुत मैं मेंटली डिस्टर्ब था, क्योंकि एक छोटा सा रूम है, सिर्फ बेडरूम वॉशरूम बस, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था। तो दोस्तों इस ब्लॉग में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो मैं एनएमसी मेडिकल सेंटर पे गया था वो गलत था।
अब वो तो गलत नहीं, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे पता है कि एनएमसी मेडिकल सेंटर या एनएमसी हॉस्पिटल बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे लोग जाते हैं। बट एनएमसी मेडिकल सेंटर में डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट मुझे दिए थे वो गलत था, वो टोटली रॉन्ग था दोस्तों। क्योंकि जब मैं बुर्जिल में गया, बुर्जिल से जब मैंने दवाई ली और जब मैंने हॉस्पिटल में जाके दवाई लेना शुरू कर दी, तो एक ही दिन में दवाई का रिजल्ट देखने लगा। तो सबसे जो बड़ी गलती थी ना, वो था जो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किए थे, डॉक्टर ने जो काटे थे एनएमसी में, वो कह रहे थे कि जो ये एक वो शुरू से कह रहे थे कि ये जस्ट एक इन्फेक्शन है, होता है कभी कभी इंसान को, दिस इज नॉट ए बिग डील। वो कह रहे हैं जो इन्फेक्शन है, जो अंदर जो काला काला दिख रहे हैं वो मैं निकल देता हूँ। तो उन्होंने काटे थे, ये सबसे बड़ी गलती है जिसके वजह से मुझे इतना लंबा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। क्योंकि मेरे बाकी बॉडी में जो है, जो गले पे थे, शोल्डर पे, सीने में, ये सारे तो 4-5 दिन में सूख गया। बट जो मेरा नेवल के नीचे थे ना, वो सूखने में टाइम लगा। और वो अभी भी वहाँ पे खाई दिख रहे, सूख तो गया है बट वहाँ पे अभी भी खाई दिख रहे, क्योंकि वो जो काटे थे उन्होंने, उसका निशाना अभी भी है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी गलती ये थी दोस्तों। अब मैं तो पेशेंट हूँ, अब मेरा तो काम है कि डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर को बताना। अब बाकी तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर उसको क्या समझे। तो दोस्तों ये तो एक सबसे अहम बात थी। बात है वो है जब मेरे को बुर्जिल हॉस्पिटल से अल कासिमी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया कि आप मंकी पॉक्स के लिए सैंपल दे दो। तो वहाँ पे सैंपल देने के बाद रात के 8:30 से लेकर 2 बजे तक ये जो कंटिन्यू इंजेक्शन मेरे को दिए ना, ये अभी हो सकता है आप लोग बोलेंगे कि अंसारी भाई वो नर्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, डॉक्टर ने बताया होगा तभी तो वो दे रहा है ना। बट दोस्तों ये मुझे सही नहीं लगा और मैंने तो बहुत बहस की। आखिरकार नर्स ने मुझे ये पूछे भी कि ब्रदर व्हाई यू बिहेविंग लाइक दैट। मैंने भी बोला उनको कि आपने कभी ऐसा किया क्या कि पेशेंट को इंजेक्शन देके आप चले जाते, फिर वो इंजेक्शन ख़त्म हो जाते, फिर बॉडी से ब्लड निकलने लगते पाइप में, कभी ऐसा हुआ? तो वो कह रहे थे कि आपको उठना नहीं चाहिए बेड से, आपने बेड से उठे इसीलिए पाइप से ब्लड आए बॉडी से। मैंने बोला मैं उठा नहीं, जब मैंने देखा कि बॉडी से ब्लड निकलने लगे पाइप से, जब ब्लड आने लगा पाइप में, तभी मैंने उठा, नहीं तो मैं उठता नहीं। तो दोस्तों ये मुझे सही नहीं लगा कि भाई रिजल्ट आए नहीं, सस्पेक्टेड हूँ मैं, सैंपल दिया गया और आप रात के 8:30 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक कंटिन्यू आप बंदे को मेडिसिन डालते और फिर भी बोलते कि नहीं और एक मेडिसिन है। अगर मैं बहस नहीं करता तो और एक मेडिसिन मेरे को देते। क्योंकि दोस्तों उस वक्त मेरा कंडीशन ये था ना, मेरा ये जो हाथ था ना, ये बिल्कुल सेंसलेस था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये हाथ है या क्या है। और मैं मेडिसिन लेने का लायक ही नहीं था, मैं इतना थक गया था। तो और वो नर्स मेरे को पूछती भी नहीं है कि आप कैसा फील कर रही हो और मेडिसिन देना है, ये है ना है, वो कुछ नहीं पूछती। वो बस आते हैं, इंजेक्शन लगाते चली जाती है, आते हैं इंजेक्शन लगाते फिर चली जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मंकी पॉक्स का कहानी। ज़िंदगी में पहली बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और एक नई बीमारी, जहाँ तक मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने जो रियलाइज़ किया है मंकी पॉक्स के बारे में, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी है। बट जितने भी नर्सेस डॉक्टर्स से मिले, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था काफ़ी सारे डॉक्टर है, अलग अलग डॉक्टर, डेली अलग अलग डॉक्टर, नर्सेस, हमेशा आधे घंटे बाद हमेशा नर्स आते रहती है। तो हर किसी का कहना है कि बहुत बड़ी बीमारी है, बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये एक घा है ना, एक घा टाइप का है। बट ये है कि डॉक्टर का ये जो गाइडलाइन है, ये कहना, ये मुझे सही लगा कि जब से आपके बॉडी में आते हैं तब से लेकर 21 दिन तक ये स्प्रेड होते रहता है, फैलते रहता है, ये बहुत तेज फैलता है और फैलने का डर रहता है। 21 दिन ये डॉक्टर का कहना है। बट दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ
कि 4 अगस्त से मेरा बॉडी में ये दिखने लगा। और 4 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मैं अकोमोडेशन पे था, रूम पे था। मैं कलीग के साथ था, रूम पार्टनर, फ्रेंड, सबके साथ था। मैं किसी के बॉडी पे तो आए नहीं है। उसके बाद 14 अगस्त को हॉस्पिटल गया, फिर दोबारा मैंने आया। तो 19 अगस्त को फाइनली मैं 19 अगस्त के रात को हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ। तो 4 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक मैं रूम पार्टनर के साथ था, कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सबके साथ बैठता था, घूमता था, फिरता था, किसी को नहीं हुआ। बट दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं मंकी पॉक्स का पेशेंट हूँ। मैं खुद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ चुका हूँ। बट जो मेरे कलीग्स है, मेरे रूम पार्टनर है, वो अभी भी एयरपोर्ट के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एयरपोर्ट में उनका ड्यूटी है, वो ड्यूटी जाते, फिर उनके हाथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो पेपर दिया गया 21 दिन का, उसमें 21 दिन का डेट है। तो वो डेली जाते हैं, डॉक्टर के पास मिलते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर पूछते हैं क्या हालचाल है, क्या है, ना है, फीवर है, ना क्या है, खाने में मजा आ रहा है, क्या है, ना है। तो मैं खुद पेशेंट हूँ, मैं डिस्चार्ज होकर आ चुका हूँ, मैं घूम रहा हूँ। बट जो मेरे कलीग से रूम पार्टनर है, वो अभी भी जा रहे हैं। तो ये ताज्जुब की बात है। बट खैर, जो भी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का गाइडलाइन है। आप लोगों को पता है कि जो यहाँ के दुबई का जो कानून है, यूएई का जो कानून है, ये बहुत सख्त है। और अगर आप यहाँ के कानून नहीं मानेंगे तो फिर सीधा डिपोर्ट, आप जाओ अपना मुल्क, यहाँ पे आपका नहीं चलने वाला। तो खैर दोस्तों, यही था। मुझे लगा कि यार मैं इसके बारे में थोड़े बता दूँ। काफ़ी दोस्तों का मैसेज भी आया, मैंने स्टेटस में डालता था फ़ोटो वगैरह, हर कोई पूछते थे अहमद भाई, अंसारी भाई, क्या हुआ हॉस्पिटल में, हो क्या है, ना है। तो बड़े लंबा कहानी था, टाइम नहीं होता था, मैं किसी को नहीं बता पाया किस तरह से क्या हुआ ना हुआ। बस हर किसी को मैं बताता कि यार बीमार हूँ, दुआ कीजिए, हॉस्पिटल में हूँ। तो दोस्तों, अब जब डिस्चार्ज हो गया तो मुझे लगा यार मैं एक नई बीमारी है तो मैं डिटेल्स बता दूँ। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो बाहर रहते हैं, स्पेशली इन दुबई, आप लोग बहुत ही सतर्क रहिए। तो आपने तो सुने होंगे पूरे वीडियो किस तरह से क्या हुआ ना हुआ। तो मेरी दुआ है, मेरा तो यही प्रार्थना है कि अल्लाह ये बीमारी किसी को ना दे, किसी को ना दे। क्योंकि दोस्तों, बीमारी मेरे लिए बहुत ये खतरनाक नहीं है। बट ये जो हॉस्पिटल में रख देते ना, सिर्फ वॉशरूम बेडरूम, ये दोस्तों बहुत ही डिस्टर्बिंग है। मैं तो आखिरी 5 दिन में मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, मैं टोटली मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। आखिर में तो एक डॉक्टर ने मेरे को मतलब पीठ थपथपाए, बहुत हिम्मत दी। वो कह रहे मिस्टर अहमद, आप नर्वस ना हो, हमें पता है कि आप फिट हो, आपको खुश रहना चाहिए कि आप फिट हो। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट है जो मोर देन 35 डेज हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका सेहत अभी भी बहुत ख़राब है। बट आपके सेहत तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और आपके ये जो पिंपल्स वगैरह है आपके पूरे बॉडी पे नहीं है। बट अक्सर जो पेशेंट है सभी के हाथ पैर पूरे बॉडी में है। बट मेरा जो दोस्त बस 5-6, ऊपर के अपर पार्ट में 5-6 थे और नेवल के नीचे 3-4 इकट्ठे थे। और वो भी ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि एनएमसी में डॉक्टर ने काटे थे, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फैल गया। दोस्तों, ये था कहानी। आप लोग सतर्क रहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके। और अगर आपने पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको शायद कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा कि मैंने ये जो मेरा एक सफ़र था तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपके पास इस तरह का कोई एडवाइस है, सजेशन है, आप मुझे बता सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे करीबी दोस्त हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट कमेंट करते हैं मेरे को व्हाट्सएप में आके कमेंट कर देते हैं। तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि सभी को पता चले कि नहीं, काफ़ी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और आपके कमेंट और भी लोग पढ़ेंगे, शायद उनको भी कुछ सीखने को जानने को मिलेंगे। क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं
काफ़ी कुछ बताते, बट वो व्हाट्सएप में आके मेरे को बताते, बड़े लंबे लंबे कमेंट करते। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वही कमेंट्स वीडियो के नीचे कीजिए। खैर दोस्तों, यही था मेरा ज़िंदगी का पहली दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट, पहली एक नई बीमारी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।